हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज फिज़िक्स में थर्ड चैप्टर हमारा जो विद्युत धारा चल रहा है उसमें हमारी आज कुछ डेफिनेशंस वगैरह कराना है। तो फ्यूज़ तार छोटी छोटी डेफिनेशन है, बाई चांस कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। फ्यूज़ तार क्या होता है? वो क्या है, किसी परिपथ में बहने वाली धारा अधिकतम सीमा को नियंत्रित करने के लिए फ्यूज़ तार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फ्यूज़ तार क्या होता है आपको पता है, घर में आपने देखा होगा कि वोल्टेज के लिए हमारे पास एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है, ठीक है, प्लग लगा होता है। जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर का फ्यूज़ चला जाता है, लाइट पूरी ख़त्म हो जाती है, गोल हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, फ्यूज़ तार को जाके बदलते हैं तो लाइट आ जाती है। होता क्या है ये कि जो आजकल एमसीबी चलने लगा है, पहले जो है तो फ्यूज़ तार चला करता था लेकिन अब एमसीबी चलने लगा है। होता क्या है कि जब हमारे घर में जो भी लाइट आ रही है, जितने वोल्टेज की भी करंट आ रहा है, तो उसका अगर मान बढ़ता है या फिर किसी कारणवश किसी स्थिति में मान बढ़ जाता है या फिर कुछ दिक्कत आ जाती है, तो दिक्कत आने पे क्या होता है, फ्यूज़ तार क्या होता है, जहाँ से मेन लाइट सप्लाई होती है हमारे पास, जहाँ से करंट आता है वहाँ पर एक प्लग लगा होता है। उस प्लग का मान क्या होगा, जैसे अगर वोल्टेज का मान बढ़ता है, जब वोल्टेज का मान बढ़ता है तो वो फ्यूज़ उसके अंदर से धारा होकर निकलती है, जिससे क्या होता है, फ्यूज़ तार क्या होता है, तुरंत टूट जाता है। टूट जाने के कारण आगे धारा सप्लाई नहीं करता। जब आगे धारा नहीं जाती तो हमारा जो घरेलू परिपथ होता है वो क्या होता है, नष्ट होने से बच जाता है, ठीक है। हम उस फ्यूज़ तार को फिर से सही करते हैं और फिर हमारे घर में धारा आने लगती है। तो अगर धारा का मान या वोल्टेज का मान बढ़ता है, ठीक है, तो हमारा जो परिपथ है या हमारे घर की जो उपकरण लगे हुए हैं उसको नष्ट होने से बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज़ तार का इस्तेमाल करते हैं। क्या है, कम गलनांक का टिन व शीशे का मिश्र धातु का बना तार होता है, प्रतिरोध की अपेक्षा पतला होता है ये, ठीक है, कम प्रतिरोध का, जिससे परिविद्युत संयंत्र में, ठीक है, लाइव तार जो तार गए हैं उसके साथ क्या हुआ, जोड़ा जाता है। जैसी परिपथ में किसी निश्चित सीमा से अधिक धारा बहती है, ठीक है, जैसी धारा का मान बढ़ता है, तो ये चूँकि पहले से जुड़ा है, श्रेणी क्रम में सीधे जुड़ा है, तो फ्यूज़ तार अत्यधिक गर्म होगा, क्या होता है, पिघलकर टूट जाता है, जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह क्या होता है, बंद हो जाता है तथा परिपथ में लगे विद्युत संयंत्र क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। घरेलू में प्रयुक्त बल्ब आदि से प्रभावित होने वाली अधिकतम धारा की सीमा 5 एम्पियर, अतः 5 एम्पियर से थोड़ी कम क्षमता का फ्यूज विद्युत मेंस में लाइव तार में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये आपने पूरा बता दिया, ठीक है, कि जो हमारे पास जो बल्ब लगा होता है उसकी अधिकतम कितना है, 5 एम्पियर तक की धारा को सहन कर सकता है। इससे ज़्यादा धारा आएगी तो बल्ब क्या होगा, हमारा फ्यूज़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम बचने के लिए क्या लगा दिया हमने, फ्यूज़ तार लगा दिया। फ्यूज़ तार कितने का, 5 एम्पियर से कम का। अगर 5 एम्पियर से क्या कम या 5 एम्पियर तक की भी धारा अगर उसमें प्रवाहित होती है तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो मतलब अगर ज़्यादा धारा वो पहले लेगा ही नहीं, जब धारा लेगा ही नहीं तो हमारा बल्ब या हमारे जो भी उपकरण है वो क्या होंगे, क्षतिग्रस्त होने से बच जाएंगे। छोटी सी डेफिनेशन है, आप उसको पढ़ के याद कर सकते हैं। अगला टॉपिक इसमें थर्मिस्टर, ठीक है, ये भी 1-2 बार पूछ चुका है एग्जाम में, थर्मिस्टर या तापीय प्रतिरोध क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे अब। ये क्या होता है, थर्मिस्टर एक ऐसी सुग्राही युक्ति है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत तेजी से बदलता है, ठीक है। थर्मिस्टर के विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणा धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। कैसा है, ये एक प्रतिरोध है, ये क्या है, प्रतिरोध है जो कि अगर ताप में परिवर्तन होता है तो इसका मान बहुत तेजी से घटा भी सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। 2 प्रकार के थर्मिस्टर होते हैं, ठीक है, ऋणात्मक होते हैं और धनात्मक, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या है कि ये अगर कम ताप पर हमें ज़्यादा प्रतिरोध का मान चाहिए या फिर ज़्यादा ताप पे हमें कम प्रतिरोध का मान चाहिए तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। थर्मिस्टर के अनुप्रयोग पे हम आते हैं। अनुप्रयोग पे अगर देखेंगे तो इसका उपयोग क्या है, इससे बहुत कम अल्पतम ताप की भी जानकारी हम ले सकते हैं। अगर इसमें किसी परिपथ को हमें पता करना है कि इसका प्रतिरोध कितना बढ़ा है या कितना घटा है तो उसके लिए हम थर्मिस्टर का उपयोग करते हैं। तो ये कितना, 10⁻³ डिग्री, 10⁻³ डिग्री सेल्सियस तक के ताप को क्या कर सकता है, नाप सकता है। इसका उपयोग क्या, निम्न ताप लगभग 10 केल्विन को नापने के लिए भी किया जाता है। हमें नापना है तो किसी का ताप भी नाप सकते हैं, इससे परिवर्तन भी नाप सकते हैं। और इसका उपयोग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में वाल्व के तंतु के हीटर परिपथ के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे ताप बढ़ने पर, तंतु का प्रतिरोध बढ़ने पर इससे होकर होने वाली प्रवाहित धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, परिपथ में अगर जहाँ परिपथ गर्म होता है उसके साथ किसको जोड़ देते हैं, हम प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, तो ताप परिवर्तन होने पर भी क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ने पर भी क्या होगा, धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर, टाइम स्ले स्विच आदि में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है ये भी कि क्या है इसका काम,
एक तो ताप में परिवर्तन के लिए नापा जाता है, दूसरा इससे कम ताप में भी हम 10 केल्विन तक के ताप को भी माप सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में क्या होता है, हीटर परिपथ के साथ इसे जोड़ा जाता है ताकि ताप बढ़ने पर भी तंतु का प्रतिरोध बढ़ने से भी धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता इसमें, ठीक है। और भी इसके उपयोग हैं कि टेलीविज़न स्विच में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो टेलीविज़न पहले CRT वाला हुआ करता था, उस टेलीविज़न में भी क्या होता है, चूँकि लगातार परिपथ से धारा बहती जा रही तो क्या होता है, टीवी गर्म होने लगती तो क्या होती है, उसके फ्यूज होने का या नष्ट होने का खतरा रहता है। तो उस स्थिति में हम किसको लगाते हैं, थर्मिस्टर को लगा देते हैं। थर्मिस्टर को लगाने पर क्या होता है, अगर प्रतिरोध का मान, चूँकि एक ही जगह धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ताप बढ़ता है। ताप बढ़ने पर यह क्या होगा, प्रतिरोध को कंट्रोल करता है, जिससे क्या होता है, परिपथ नष्ट होने से बचता है, ठीक है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, उसको लिखना है, आपको याद कर सकते हैं बुक से। अगला टॉपिक हमारा विद्युत सेल, ठीक है। विद्युत सेल के बारे में तो आप जानते होंगे क्या है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किसी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत सेल कहते हैं, ठीक है। सेल हमारे पास आपने देखे हैं बहुत से सेल, बैटरी हैं, गाड़ी की बैटरियाँ, मोबाइल की बैटरियाँ, या घड़ी की सेल, या अन्य उपकरण की सेल, ठीक है। ये सेल ही को हम क्या बोलते हैं, विद्युत सेल बोलते हैं। विद्युत सेल क्या हो, दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, ठीक है। तो सेल में हमने देखा होगा कि जो ये गाड़ी के सेल देखा होगा या बैटरी का सेल देखा होगा, तो बैटरी के सेल में या गाड़ियों के सेल में या कोई भी सेल में, उसमें क्या होते हैं, दो वायर निकली होती है, मतलब दो पॉइंट होते हैं। दो पॉइंट में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट प्लस, एक दूसरा क्या होता है, माइनस होता है, उसको हम परिपथ में जोड़ के धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें दो प्रकार के सेल होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होते हैं, ठीक है। प्राथमिक सेल के बारे में हम बात करेंगे तो प्राथमिक सेल वह सेल होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, एक ही बार धारा प्राप्त तो कर सकते हैं, ठीक है। उसे दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे तो हमारे जो घरों में सेल जो लगते हैं, घड़ी की सेल की बात करेंगे हम, तो घड़ी के सेल हमने एक बार ख़रीद के लगाया, घड़ी मान लो 1 महीना 2 महीने तक चली या जब तक भी चलेगी, तो उसके बाद क्या होगा, वो सेल ख़राब हो जाता है, हम उसको फेंक देते हैं, उसकी भी नया सेल खरीद के लाते। तो मतलब ये है कि इस सेल को उपयोग करने वाले पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, अर्थात एक बार उपयोग करके नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो सेल में जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो एक ही डायरेक्शन में होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें होने वाली रासायनिक क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय, मतलब एक ही डायरेक्शन में अभिक्रिया होती हैं। एग्जाम्पल में जैसे दिया शुष्क सेल, डैनियल सेल और वोल्टेज सेल, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। मतलब एक बार यूज़ करने के बाद उसको दोबारा आवेशित नहीं कर सकते। द्वितीयक सेल पे आएंगे तो द्वितीयक सेल क्या होता है, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः आवेशित किया जा सकते हैं, ठीक है। ये सेल एक बार उपयोग करने के बाद नष्ट नहीं होते। और इसमें होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो दोनों डायरेक्शन में होती है, इसलिए इसमें इसे क्या बोला जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं इसमें। इसका एग्जाम्पल दिया है लेड संचायक सेल, सीसा संचायक सेल आदि, ठीक है। तो इसमें और भी एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं, हमारे मोबाइल की बैटरी या कार की बैटरी, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एक बार अगर ये डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, पुनः चार्ज किया जा सकता है, लेकिन प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जाता। ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसमें अंतर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अंतर इसमें नहीं लिखा है, अंतर भी क्या आएगा कि प्राथमिक सेल में होने वाली क्रियाएं क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती हैं, इसमें क्या होती है, उत्क्रमणीय होती हैं। इसे क्या है, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि इसे क्या पुनः आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। इसमें उपयोग होने वाले सेल के बारे में लिख सकते हैं आप, प्राथमिक सेल सस्ता होता है, द्वितीयक सेल महंगा होता है। इस टाइप से आप 3-4 अंतर भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है तुम्हारा सेल का विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर लगभग एक ही है, ठीक है। सेल हम बता चुके हैं, और किसी परिपथ में, ये हमारे पास एक परिपथ है, ये मान लीजिए एक परिपथ है, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, एक सेल जोड़ दिया, ठीक है। सेल जोड़ दिया यहाँ पर हमने, तो ये सेल क्या करेगा, पूरे परिपथ में क्या होगा, धारा प्रवाहित करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये बड़ा वाला जो डंडी लगी है इसको प्लस बोलेंगे, छोटी वाली को माइनस में। क्या करेगा, ये पूरे परिपथ में क्या होगा, धारा प्रवाहित करने लगेगा। धारा कब प्रवाहित होगी, जब जैसी सेल को हम चालू करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, चूँकि एक के पास धन बहुत सारा, एक के पास ऋण, मतलब दोनों सिरों के मध्य क्या है, विभवांतर है। विभवांतर होने के कारण क्या होगा, आवेश क्या है, धन से ऋण की ओर चलना स्टार्ट करेगा। जब धन से ऋण की ओर स्टार्ट करेगा चलना, तो परिपथ में क्या होगी, धारा बहने लगी। वही कंडीशन है जो विभवांतर में है। विभवांतर में भी क्या है, 2 पॉइंट हमारे पास है, यहाँ करते रहे, एक का विभवांतर V1 था, दूसरे के बाद में मान लो V2 है, एक का कम है, दूसरे का ज़्यादा है। जब इनको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा विभवांतर होगा, उससे कम विभवांतर की तरफ क्या होगी, धारा या आवेश क्या होने लगेंगे, प्रवाहित होने लगेंगे। तो दोनों सेम डेफिनेशन है, बस फ़र्क इतना है कि विभवांतर एक खुला परिपथ होता है, जबकि सेल क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, एक बंद परिपथ
होता है। डेफिनेशन वही है जो विभवांतर में थी। एकांक धनावेश को अनंत से अपने क्षेत्र तक या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उसका क्या बोलते हैं, विभवांतर या विभव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी डेफिनेशन वही है कि एकांक आवेश को पूर्ण परिपथ में अर्थात सेल के अंदर और तथा बाह्य परिपथ में, दोनों की बात कर रहे हैं, पूर्ण परिपथ में प्रभावित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा है प्रदान की जाती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, मतलब एक आवेश जो कि यहाँ से निकला, एक आवेश को उस पूरे परिपथ में चलाने के बाद अंदर सेल के अंदर की और बाहर पूरे की बात करें, उससे एक आवेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए जो ऊर्जा जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य वही ऊर्जा को हम उसका क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ई बराबर कार्य करना पड़ा किसको लाने के लिए, आवेश को घुमाने के लिए, तो फार्मूला वही रहेगा E=W/Q। ये विभव का भी सेम फार्मूला है, विभवांतर भी, दोनों सेम ही चीज़ है, बस फर्क इतना ये बंद है और ये क्या है, खुला है। तो सेम फार्मूला है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या इसको क्या बोलेंगे, जूल पर कूलाम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, वोल्ट भी इसे कहते हैं, इसका मात्रक भूमि सूत्र सेम रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, विद्युत वाहक बल और सेलों के प्रकार। ठीक है, अब हमें जो अगला टॉपिक है तुम्हारा, इसमें विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, ये जो अगला हमारा टॉपिक है इसमें डेरिवेशन है कि विद्युत वाहक बल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें डायग्राम बुक से आप देख के बना सकते हैं कि डायग्राम सही नहीं बना है। ठीक है, तो हम इसमें ये डायग्राम को रेफ़र नहीं करेंगे, तो आप बुक से देख लेंगे तो उसमें अच्छे डायग्राम आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा डायग्राम बना सकते हैं हम चाहे तो। ठीक, दूसरा डायग्राम आसान सा डायग्राम इसमें बनाना, कोई बहुत टफ नहीं बनाना है। ये हमने एक परिपथ है, ठीक है, ये सेल लगा दिया है हमने और उसके अंदर ये आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये परिपथ है हमारे पास, ये आर प्रतिरोध है, सेल का मान ई है, इसका आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर मान लिया है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं करना है। इसमें यहाँ कुंजी लगा सकते हैं आप चाहें तो, कुंजी के लगा दिए, धारा आई होगी। ठीक है, ये आसान सा डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। आसान ये है, आप इसको बना सकते हैं, या बुक में आपको मिल जाए तो और दूसरा कोई तो वही बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखना है कि माना सेल का विद्युत वाहक बल हमने क्या माना, ई, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आर है, सेल के सिरों के मध्य एक प्रतिरोध हमने आर जोड़ दिया है, यहाँ पर ऊपर आर जोड़ा है, तो कुंजी के जोड़ी है, सेल के सिरों के मध्य ही उच्च प्रतिरोध वाला एक वोल्ट मीटर भी जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ वोल्ट मीटर भी जोड़ दिया है, तो चाहे तो यहाँ अपन वोल्ट मीटर भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो कोई वो नहीं है, यहाँ पर वोल्ट मीटर एक जोड़ दिया। अब ओम के नियम से क्या होगा, विभवांतर जब लगाया, चूँकि विद्युत वाहक बल एक सिरों के दो सिरों के मध्य क्या लग रहा है, विभवांतर लग रहा है, तो ओम के नियम से क्या आएगा, V बराबर आई आर, तो आई बराबर कितना हो गया, V/R। ठीक है, अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आर है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, एक तो बाह्य परिपथ में जो प्रतिरोध है वो कितना है, कैपिटल आर है, और सेल का अंदर का ही प्रतिरोध है आर। ठीक है, जैसे इसकी पहली क्लास में हम बता चुके हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, चूँकि बाहर भी होता है और सेल के अंदर जो रुकावट पैदा करता है उसे उसका आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ क्या है, स्मॉल आर है आंतरिक प्रतिरोध, और बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर, तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, आर प्लस कैपिटल आर। अब धारा की बात करेंगे तो धारा में अगर हम सेल से धारा निकालते हैं, अगर सेल के द्वारा बहने वाली धारा कितनी होगी, आई बराबर सेल का विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध। तो यहाँ पर चूंकि सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल की बात करने में क्या होगा, इसमें बाह्य प्रतिरोध तो है ही और सेल का भी अपना खुद का प्रतिरोध है, E/R प्लस स्मॉल आर। इस वाले कंडीशन जो विभवांतर में हम देख रहे थे, मतलब बाह्य परिपथ की बात कर रहे थे, तो बाह्य परिपथ में सिर्फ क्या था, विभवांतर था और क्या था, प्रतिरोध था। हम ये नहीं देख रहे धारा कहाँ से आ रही है, हम सिर्फ दो बिंदु को सिर्फ क्या ले रहे हैं, विभवांतर ले रहे हैं, तो V/R। लेकिन यहाँ सेल की बात करेंगे तो सेल का विद्युत वाहक बल हमने कितना माना है, E माना है। ठीक है, और उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R प्लस स्मॉल आर। समीकरण एक है, दोनों जो है किसका काम का, धारा को ही प्रवाहित कर रहे हैं, तो दोनों एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम I बराबर V/R बराबर E/R लेंगे। ठीक है, तो अब इन दो को सॉल्व हम करते हैं यहाँ से। ठीक है, इन दो को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V/R प्लस आर, यहाँ इंटू करेंगे तो ER। ठीक है, इंटू करेंगे तो VR प्लस VR इक्वल ER। ठीक है, VR, ठीक है, ये VR वाले को यहाँ पर पहुँचा देंगे तो कितना, ER माइनस VR, यहाँ से R कॉमन निकाल लेंगे तो VR इक्वल E माइनस V।
ठीक है। तो इसके बाद इसमें से क्या है, हमें स्मॉल आर निकालना, आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालेंगे। तो आर इक्वल कितना आएगा, आर कॉमन ले लिए, ई माइनस वी अपॉन, ये जो वी यहाँ था वो अपॉन में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद शायद उसको अलग अलग कर सकते हैं, तो आर इंटू में ई अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी करेंगे तो यहाँ कैंसिल होकर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये अभी इससे व्यंजक आ गया। कौन सा व्यंजक हो गया, या तो हम इसको यही बोल सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक भी बोल सकते हैं, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में ये क्या है, संबंध भी है। दोनों डेरिवेशन इसमें क्या हो गया, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में कई बार पूछ चुका है, इसको आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद जो छोटी छोटी डेफिनेशन थी, हमने जो थर्मिस्टर पढ़ाया, ठीक है, और फ्यूज तार पढ़ाया, छोटी छोटी डेफिनेशन भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात।